नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाएं तो आपको जेल जाना पड़ता है, चले जेल भी चले जाएं फिर आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं होने देते। हम कशकोल लेके दुनिया में फिरते रहेंगे, हुकूमत किसी की भी हो। आपकी हुकूमत नहीं बन सकती थी, आप सिंपल मेजॉरिटी नहीं रखते थे, आपने इस्तीफे दिए जब हमें पॉपुलर लीडर जो है उनसे नफरत होने लगती है। ये उस वक्त पैदा होता है जब हम किसी को ज्यादा पॉपुलर होते बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान की बात माननी चाहिए थी, और इस इलेक्शन को जो जाली इलेक्शन था जिसके आदाद शुमार मुसल्लत किए गए थे, इस पे हमें ओथ लेने नहीं आना चाहिए था। ये मेरी आपका दौर है, आपको लाया गया है, आपको इक़्तिदार सिंहासन पे बिठाया गया है, तो आप अपना आप तो दिखाएंगे। और इसको अभी लाहौर की जेल में भेजो, हम रात के 2-2 बजे यहां से जाते हैं, और अगर आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर हो जाए तो फिर वजीर आजम से नादर शाही हुक्म आता वजीर आजम हाउस से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। साद रफ़ीक ने आज पार्लियामेंटेरियन होने का हक अदा कर दिया। साद रफ़ीक ने कहा कि इस मुल्क के अंदर महंगाई का तूफ़ान बरपा है। आज आप हुकूमत में हैं, कल आप अपोजिशन में होंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा इन तमाम मज़ालिम का। नाज़रीन इकराम, नेपाल के अंदर जो इनकलाब आया उसमें वज़ीर ख़जाना को नंगा करके घसीटा गया, उसके बाद उसको गटर वाला पानी पिलाया गया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मुझे बहुत हैरत हुई कि चंद दिन बाद जब वो जश्न इंकार वजारत मनाने के बाद वजारत कबूल करके वजीर खजाना के ओहदे पर मुंतकिल हुए, तो उन्होंने माजरत के साथ पीटीआई की फिलॉसफी के मुताबिक यू टर्न नहीं लिया बल्कि अबाउट टर्न कर लिया, और उन्होंने उसी मईशत को और उसी हुकूमत की कारकर्दगी को जिस पर वो चंद दिन पहले तनकीद कर रहे थे, उसे उन्होंने कहा कि इससे बेहतर काम नहीं हुआ, और ये कि ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, और वो भूल गए कि चंद दिन पहले वो इसी हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद कर रहे थे। तो खुद ही वजाहत फरमा दें कि उनका कौन सा बयान ठीक है, वजीर खजाना बनने से चंद दिन पहले का या वजीर खजाना बनने के फौरन बाद का। हालात ये हजूर के, हमने बड़े बड़े वजीर देखे, खुद भी वजारतें की हैं, लेकिन यकीन करें ऐसी नाबगासर हस्तियां हमने नहीं देखी। बाज लोग अच्छे खासे थे, मगर हुकूमत में आने के बाद और गुजरा बनने के बाद टोटल बैलेंस लूज कर गए। वजीर आजम साहब का मैं जिक्र करूं तो मुझे डर लगता है वो नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाएं तो आपको जेल जाना पड़ता है, चले जेल भी चले जाएं फिर आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं होने देते, और अगर आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर हो जाए तो फिर वजीर आजम से नादर शाही हुक्म आता वजीर आजम हाउस से, इसको अभी लाहौर की जेल में भेजो, हम रात के 2-2 बजे यहां से जाते रहे और सुबह 6 बजे वापस आते रहे। बहरहाल आपका दौर है, आपको लाया गया है, आपको इक़्तिदार सिंहासन पे बिठाया गया है, तो आप अपने आप तो दिखाएंगे, और आप दिखा रहे हैं। जब इस ईवान की इब्तिदा हुई, मैं जाती तौर पर, ये मेरा जाती मौक़िफ़ है, मैं समझता हूं हमें मौलाना फजलुर रहमान की बात माननी चाहिए थी, और इस इलेक्शन को जो जाली इलेक्शन था जिसके आदाद शुमार मुसल्लत किए गए थे, इस पर हमें ओथ लेने नहीं आना चाहिए था। ये मेरी जाती राय है। सियासत में गलतियां भी होती हैं, बहरहाल वो ओथ ना लिया होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। बहरहाल हम आ गए कि इंतशार ना फैले, झगड़ा ना हो, झगड़ा फैल गया तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता, ये भी एक नुक्ता नजर था। हम आ गए, लेकिन आपको हमारा आना या गवारा नहीं हुआ। हमने आपके 37-38 लोगों को बर्दाश्त किया, आपने इस्तीफे दिए, हम आपके इस्तीफे डी चौक से उठा के लाए, सीने से लगाए और आपको पेश कर दिए। आपकी हुकूमत नहीं बन सकती थी, आप सिंपल मेजॉरिटी नहीं रखते थे, हमने फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात ना मानी उस वक्त, और आपकी हुकूमत बनने दी। आपने एक दिन भी उसकी न शुक्रगुजारी की, ना उस हुकूमत जो ढंग की बात आपको की गई, सेटअप पे आपको कोई मशवरा दिया, आपने वहां जो बातें कमरे में हुई पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, उनको आपने मसख करके आपके वुज़रा ने जाके टीवी पे पेश किया, और मोटिवेशन एक ही आदमी की है। अगर कोई अकल की बात वुज़रा की तरफ से कह भी देता है, बाज लोग हैं जो दानिश की बात करते हैं, उसको सुना नहीं जाता, उसको रगेदा जाता है, उसको डिवैल्यू किया जाता है। खैर, ये आपका मसला है, लेकिन मैं एक बात बता दूं सर, कोई कौम माशी खुद मुख्तारी के बगैर, माशी खुद नासारी के बगैर आजादी हासिल नहीं कर सकती। जब तक हम माशी तौर पर गुलाम रहेंगे सुपर पावर्स के, हम कशकोल लेके दुनिया में फिरते रहेंगे, हुकूमत किसी की भी हो, हम ना खुद मुख्तार कौम के तौर पे सामने आएंगे, ना एक आजाद कौम के तौर पे सर उठाकर अपनी पॉलिसियां बना सकेंगे। यही सच है, ये सच माजी में भी था, ये सच आज भी है। लेकिन माशी अदम इस्तेहकाम कब पैदा होता है? ये उस वक्त पैदा होता है जब हमें पॉपुलर लीडर जो है उनसे नफरत होने लगती है। ये उस वक्त पैदा होता है जब हम किसी को ज्यादा पॉपुलर होते बर्दाश्त नहीं कर सकते।
وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، وہ بے نظیر بھٹو شہید ہوں، وہ میاں محمد نواز شریف ہوں یا عمران خان صاحب، اگر وہ اس سے محفوظ رہ نہیں سکتے۔ جو اس ملک میں 18 وزراء اعظم کے ساتھ ہوا ہے وہی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، میرے بعض دوست اختلاف کرتے ہیں، ہمارے ٹرک پہ آپ کے لیے کرسی موجود ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ریاستی جو اثاثے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ امریکہ کا جو روزویلٹ ہوٹل ہے، آپ نے کہا ہم بیچ دیں گے، ہاہاکار مچ گئی کہ بھائی اسے بیچنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو لیز کر دو۔ خیر وہ رک گیا۔ اب نئی کہانی سامنے آ گئی ہے کہ ایئرپورٹس اور موٹر ویز کو ہم گروی رکھیں گے، یعنی جو لوگ ایئرپورٹس بناتے ہیں، موٹر ویز بناتے ہیں، وہ تو ہوئے مجرم، وہ تو ہوئے چور، اور جو گروی رکھتے ہیں ان کو کیا کہا جائے؟ تو یہ سوال آپ سب سے ہے، ان سے بھی ہے جو لے کے آتے ہیں ان کو، کہ یہ تو قومی اثاثے گروی رکھنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، تو حضور آپ کو یہ گروی کوئی رکھنے نہیں دے گا۔ اگر آپ یہ کام کریں گے یہ اس کو اپوز کرے گی، اس کو کرٹیسائز کرے گی۔ اور آپ نے پیٹرولیم کی پرائسز بڑھا دی ہیں کیونکہ IMF سے آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ نے پیٹرولیم لیوی کو 5 روپے سے 30 روپے پہ لے کے جانا ہے۔ تصور فرمائیں 2-2 روپے کر کے اگر آپ 3-4 ماہ میں یہ کام کریں گے، اور جب پیٹرولیم لیوی 25-30 روپے بڑھ جائے گی، مہنگائی کا عالم کیا ہوگا، بھوک کتنی پھیلے گی اور کساد بازاری کتنی زیادہ ہوگی۔ اور میں نے یہ بجٹ بک پڑھی ہے، 3-4 بار اس کو پڑھا ہے، گا گے گی کا راگ ہے یہ، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف اسی بجٹ بک میں صفحہ 6 پر وزیر خزانہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ گندم، چاول، گھی، چینی یہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، اور زراعت میں آپ نے صرف 12 ارب روپے رکھے ہیں، صرف 12 ارب روپے زراعت میں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ زرعی ملک ہے، اور صفحہ 10 پہ آپ کہہ رہے ہیں، صفحہ 6 پہ کہہ رہے ہیں کہ صفحہ 6 پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بمپر کراپ ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، سعد رفیق قومی اسمبلی میں پھٹ پڑے۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا، بنگلہ دیش، اس کے بعد اب نیپال میں بھی طوفانی قسم کا انقلاب آ چکا ہے۔ وہاں کے وزیراعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہاں کے وزیر خزانہ کو ننگا کر کے گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ وزیراعظم جب استعفیٰ دے کر نکلنے لگے تو عوام نے ان کو بھی لاتیں ماری اور کہا کہ اس ملک کا پیسہ تم نے چوری کیا ہے، اب تمہیں ہم